तो मैं सबसे पहले जस्टिस कोलसे पाटिल आपके पास आ रहा हूं। ये मामला शुरू करता है क्योंकि एक मतलब आप तो जज रहे हैं, आप वकील भी रहे हैं। बहुत कुछ चीजें ये होती है कि प्रोवोक किसने किया। जिस तरह की भाषा हमारे नरेंद्र मोदी जी लगातार महिलाओं के बारे में खास करके कहते रहे, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, रावण की जैसी हंसी, दीदी ओ दीदी, वो जितने जिस तरह की बातें महिलाओं के लिए करते रहे हैं, उनको क्यों नहीं आज तक एक कोई भी, क्योंकि ये कहा जाता है कि न्याय के सामने सब लोग बराबर। तो आज तक हमारे मोदी जी को इस तरह की भाषा और खास करके महिलाओं के प्रति यूज करने के लिए आज तक तो मैंने कोई नोटिस मिलते हुए देखा नहीं। तो जिस कोलसे पाटिल, पहला मैं आपसे विचार लूं क्योंकि उसके बाद एक प्रश्न और है जो मैं खड़गे जी की बात करूंगा। लेकिन पहला, ये जो बीजेपी कर रही है कि हम किसी को बोलने नहीं देंगे, हम सदन के अंदर नहीं बोलने देंगे, हम सदन के अंदर आपका पहले माइक बंद कर देंगे, माइक बंद करने के बाद अगर आप बोल भी लिए तो हम उसको सस्पेंड कर देंगे, और उसके बाद हम बाहर भी नहीं आपको बोलने देंगे। मेरा जो पहला आपसे जो जो समझना है जस्टिस कोलसे पाटिल, ये कैसे, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी या एक आम व्यक्ति भी इस देश में कैसे अपनी बात कह पाएगा अगर इस तरह से पूरा सिस्टम, पूरा सारे लोग इसी पे लग जाएंगे कि नहीं इसको हम बोलने नहीं देंगे। थोड़ा एक आपसे इनिशियल टिप्पणी ले लें जस्टिस कोलसे पाटिल। दिस इज अगेंस्ट ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, ऑल द प्रिंसिपल्स। आपके लोगों को आप न ईडी लगाते हैं, न खुद जो बोलते हैं, तो किसी की हिम्मत है आपके खिलाफ जाने की। और आप कहीं भी कुछ भी बोलते हैं, पार्लियामेंट में बोलते हैं, बाहर बोलते हैं। आपने सुना होगा वो दीदी, ऐसे कई किस्से हैं कि जिससे उन्होंने हमारे बहनों का इंसल्ट किया। सोनिया गांधी का कई बार किया, मनमोहन सिंह का किया, और ये तो छोड़ो बड़े लोग, लेकिन सामान्य लोग जो कुछ बोलने की हिम्मत बांधते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, उनको तो चारा ही नहीं है कि कुछ बोल ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये की है कि मैं तो आपको पहली बार कई बार बोला हूं कि हिटलर मुसोलिनी ने फक्त एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी की बर्बादी करी है। इन्होंने कई पीढ़ियों की बर्बादी करी है, और यदि ये सत्ता में नहीं रहेंगे तो भी दूसरे को राज नहीं करने देंगे, और सत्ता में होंगे तो सब देश को बर्बाद करेंगे। ये तो जाहिर है, अभी 8-9 साल का अनुभव हम देख रहे हैं। और ऐसे बोलने वाले को मुझे मालूम नहीं कि आप भी ये प्रोग्राम ले रहे हैं तो किसके हिम्मत पर ले रहे हैं, और हम भी जो बोल रहे हैं तो हमारे आगे पीछे कौन है। मुझे तो, मैंने आपको बोला, मेरे अनुभव स्वानुभव ऐसे ही है। कहीं का वीडियो निकालते हैं पुराना और मुझे प्रोसिक्यूट करते हैं, और मैं रहता हूं पुनः प्रोसिक्यूट करते दिल्ली में, शाह की पुलिस है। तो भी हम तो बोलना बंद नहीं करेंगे, लेकिन उसकी तकलीफ इर्द गिर्द लोगों को, मेरा बेटा हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, उसको होती है, मिसेस को होती है। मुझे तो, मैंने 47 की उम्र में कहा था कि मैं ना जेल को डरूंगा ना मरने को डरूंगा। मैं बाहर आया हूं तो लड़ने के लिए आया हूं, और लड़ता रहता हूं। तो आप सोचिए कि भी पवन खेड़ा को, आपने सही कहा कि कांग्रेस अलर्ट थी। कांग्रेस कभी ऐसे अलर्ट नहीं होती। और ये जो असम वाला सीएम क्या समझता है, सोता आपको खुद को मालूम नहीं। ये इन्होंने जिग्नेश को लिया, उनको भी लिया, और इन्हीं के स्टेट में ऐसी कंप्लेंट क्यों होती है, और कई भी जगह हो सकती है, अभी तो कई जगह हो सकती है। तो हम सुप्रीम कोर्ट के भी आभारी है यदि एक्टिविस्ट लोगों को एक ही सहारा होता है। हम तो हमेशा बोलते हैं कि वो हमारे माता पिता है, ईश्वर है, आदरणीय है, लेकिन वो बेचारे माता पिता बनने को तैयार नहीं, ईश्वर बनने को तैयार नहीं। 7-8 साल का हमारा अनुभव यही है। लेकिन अभी ये अर्णव गोस्वामी जैसा हुआ है, ये अभी एक्शन ली है, जैसे अर्णव के लिए ली थी वैसी एक्शन ली गई है, और इनको रोका है। तो इसीलिए इसे किसी कानून संविधान, कानून सुव्यवस्था, इनको कोई लेन देन है नहीं। इनका कोई इनसे वास्ता नहीं है, संबंध नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को मानते नहीं, कानून सुव्यवस्था को मानते नहीं। क्रिमिनल लॉ तक बस खत्म हो गया है। अभी जो नया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ईडी के बारे में आया था, तो 100% अगेंस्ट क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस, कि ईडी को सब पावर्स, ईडी जो कहेंगे वही कहना है, उसके आगे आप जा नहीं सकते। तो मतलब क्या रहा फिर?
आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का उसका फायदा क्या है? तो ये सब जो हो रहा है ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि या तो इनका एक खुद पर का विश्वास खत्म हो गया है, या इनको किसी को बोलने नहीं देना है, और डेमोक्रेसी नहीं इनको वो चाहते हैं। तो इसलिए हम क्या ज्यादा बोलेंगे इसमें। जिनको कानूनी मंजूर नहीं, संविधान मंजूर नहीं, उनके खिलाफ कितना बोले और क्या बोले। जी, मैं जस्टिस कोलसे पाटिल, मैं आपको फिर से याद दिला दूं, मैंने एक बार जस्टिस कोलसे पाटिल को अपनी किताब के लिए बुलाया, और जैसा वो कह रहे हैं ना कि आप बोल रहे हैं और मैं बोल रहा हूं, तो इन्होंने मुझसे पूछा कि आपने मुझे क्यों बुलाया। तो हमने कहा बाकी लोग तैयार नहीं होते हैं, बाकी लोग इस कार्यक्रम में आने को तैयार नहीं होते हैं, तो ये जो हम 4 लोग बैठे हैं, जैसा आपने कहा कि मुझे कोई लोग कहते हैं ना उनको बुलाओ, अरे भाई लोग तैयारी नहीं, मुंह पे आके बात कह के अपने, अब डर इतना हो गया है जज साहब कि लोग इतना डरे हुए हैं कि आपसे व्यक्तिगत बातचीत। जी, मैं तो नम्रतापूर्वक कहता हूं, मैं बिल्कुल डरता नहीं, लेकिन देखो ना, जो हमारे खिलाफ केस हो ही नहीं सकती, किसी कोर्ट में प्रूव हो ही नहीं सकती, वो केस लगा के हमें, अभी मैंने बोला ना, दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन है, ये मैं ऐसा बोलता हूं इसलिए दिल्ली में दंगा हुआ और इसलिए मुझे दिल्ली दंगा में आरोपित करो। तो ये कहा तक, किस हद तक ये लोग गए हैं। और आपके किताब के बारे में मैंने कहा था कि आप नहीं बोलेंगे वो मैं बोलूंगा कि जब जब देश में कुछ अच्छा होने लगा वहां आरएसएस ने रोड़ा डाला। महात्मा गांधी का खून करने की कोई जरूरत नहीं थी, बाबरी मस्जिद की कोई जरूरत नहीं थी। ये जब देश आगे चल रहा है, लोग थोड़े से कुछ लोकशाही के यानी डेमोक्रेसी के या प्रजातंत्र के कुछ जिसको कहते हैं कि उनको फायदा मिल रहा है, तो ये लोग आते हैं और बीच में रोड़ा डालते हैं और सब खत्म कर देते हैं। और ये तो अभी तो हद हो गई। अभी तक तो हम कुछ बोलते थे, कांग्रेस के जमाने में मैं खुद गवर्नमेंट टीवी पर मनमोहन सिंह के खिलाफ बोला था, और ये मनमोहन सिंह दलाल है अमेरिका का, ऐसा मैंने कहा था। तो मुझे उन्होंने नोटिस दी रेडियो दूरदर्शन, तो मैंने कहा यस मेरे पास प्रूफ है। कोई किसी ने बाद में पूछा नहीं, क्योंकि खुद नरसिंह राव मुझे बोले थे कि मैंने इनको फाइनेंस मिनिस्टर बोला बनाया तो वर्ल्ड बैंक का अमेरिका का दबाव था। ठीक है, अभी वो बाकी तो हिस्ट्री है, लेकिन ये लोग ऐसे इतने खुनसी नहीं थे, इतने छलकपटी नहीं थे, इतने क्रूर नहीं थे। इन्होंने तो आज कुछ रखा ही नहीं है। पवन खेड़ा को अंदर लेने की जरूरत क्या है, और 4 दिन के बाद होता है वो। देखो उनके यहाँ भी सब कांग्रेस वालों पर रेड डाली, अरे ये क्या तरीका हुआ क्या? तो आपको जो प्रजातंत्र में ये ऐसा आप करेंगे कि जहां उनका सेशन हो रहा है उन्हीं सभी नेताओं पर रेड डाली। कर्नाटक में ऐसा किया था, जहां भी विपक्षी नेता आते हैं साथ में कुछ काम करने की बात करते हैं, उनके ऊपर रेड डालते हैं। तो आप क्या चाहते क्या है? इस देश को क्या कैसा चलाना चाहते हैं आप? कौन उनको पूछेगा, और कौन उत्तर देगा? कोलसे पाटिल से एक छोटा सा प्रश्न ले लूं। जज साहब ये बताइए कि एक जो प्रचार तंत्र है वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसिप्लिन होता है, वहां पहले एक पिटीशन जाती है, रजिस्ट्री में होगी, उसका एक प्रोसीजर होगा, वो लिस्ट होगी, इत्यादि इत्यादि। कल मैं इसलिए ही आपसे कह रहा हूं कि कल महाराष्ट्र वाले जो शिवसेना का केस है, जिसमें मतलब शिंदे गुट को असली शिवसेना बोल के इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है, उसकी कल सुनवाई थी। जितना मैं समझता हूं न्याय किसी भी, खास करके हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जब आप पिटीशन करते हैं तो आपकी पिटीशन एडमिट होना भी एक बड़ी बात होती है, क्योंकि प्राइमा फेसी कोर्ट ये देखती है कि ये पिटीशन सुनवाई लायक है कि नहीं, इसमें कुछ दम है कि नहीं। तो पहली चीज तो अगर पिटीशन एडमिट हुई है इसका मतलब उसमें कुछ मेरिट है। दूसरा, कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट एक तरफा फैसला नहीं, दूसरे की बात भी सुनता है। नहीं आप आइए कहिए कि उसने मुझे मारा, ये किया, देखिए खून बहा, लेकिन वो फिर भी इधर की बात सुनेगा कि भैया तुमने क्यों मारा, वो एक तरफा फैसला। तो कल का जो निर्णय है वो मेरे हिसाब से उन्होंने इश्यू नोटिस किया है, उसको जिसको अभी कहा जा रहा है जीत और एक तरफा जीत और फलाना जीत और ये जीत, मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूं। इसलिए कि जैसे आज सुप्रीम कोर्ट में इसको इन्होंने रोका,
तो ये प्रचार तंत्र का वो है कि अगर इशू नोटिस हो रहा है तो ये बड़ी बात है भाई आपकी, इसका मतलब थोड़ा इस पे टिप्पणी कर देते कि एडमिट होना और इशू नोटिस होना इन दोनों केसेस में, पवन खेड़ा और शिवसेना। that shows that court found something to do justice, and therefore they have issued notice or they have asked other side to give their say. यहाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन को भी क्या जल्दी थी, जब हाईकोर्ट में फाइनल सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रही है तो सब शिवसेना शिंदे को देने की जरूरत क्या थी? और कौन कॉमन मैन ये जज में इसको जजमेंट कहेगा या न्याय कहेगा? कौन कहेगा? जब ठाकरे फैमिली के विरासत थी और वो चला रहे थे तो शिंदे कौन आया? लेकिन शिंदे की कोई गलती नहीं है, शिवसेना भी समझती नहीं कि उनका शत्रु यानी उनको खेला करने वाला सही फडणवीस है। शिंदे क्या है? शिंदे मिंदे है क्योंकि उनके खिलाफ ईडी लगाई थी। तो कोर्ट ने, अभी ये सरकार सुप्रीम कोर्ट के आशीर्वाद से चल रही है, 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, क्योंकि वो चल ही नहीं सकती थी जब तक वो पहले 13 या 12 एमएलए की डिसीजन नहीं होता, तो ना फ्लोर टेस्ट होती, ना आगे कुछ कारोबार बढ़ता, ना ठाकरे को रिसिग्नेशन देने की जरूरत पड़ती, वो देने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन ये जब ऐसा चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फ्लोर टेस्ट करते तो हमारे पास आओ, और आने के बाद कुछ नहीं करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये सुप्रीम कोर्ट के आशीर्वाद से ये सब चल रहा है। और जब चाहे सुप्रीम कोर्ट अपने मर्जी से एक मैटर अर्जेंट समझते, दूसरी समझते नहीं, और उसमें एक में रिलीफ मिलती, दूसरे मिलती नहीं। जैसे कि कप्पन की केस है और अर्णब गोस्वामी की केस है। तो ये क्यों हो रहा है? ये सब जनता को प्रश्न है। लेकिन आप जो कहते हैं अभी, इस भाई साहब ने अच्छा क्या, एजे सिंह क्या है, इन्होंने सही बोला। ये जब आपने इतना बोला ना, वो कहाँ प्रेस में आता है क्या? वहां किसी को कोई, जब सोशल मीडिया के माध्यम से हमें मालूम होता है, तो जनता जो है, ऑर्डिनरी पीपल जो है, उनको सोशल मीडिया नहीं देखते, अभी देखने लगे हैं तो भी ठीक है। लेकिन राहुल की यात्रा भी ऐसे खिल्ली उड़ा देते हो, ये आज ये पहना, विवेकानंद के नहीं गया। तो ये सब जो होता है, ये इसीलिए होता है कि उनको मालूम है कि हमारी हम सुना सकते हैं, लोगों को सुनाए, लोग सुनते हैं और उनका कोई सुनता नहीं। तो इसीलिए, और आज भी किसी फॉरेन मीडिया ने या कही था मोदी सबसे पॉपुलर दुनिया में लीडर है। अरे क्या लीडर है? सब देश बेचा सब लोगों को भिखारी बनाया, अदानी की संपत्ति इतने गुना बढ़ी। और ये जो बोलते हैं ना, 5 हमारी इकोनॉमी 5th नंबर पर है, क्या बकवास करते हैं? हमारा जीडीपी पर कैपिटा देखो, हमारा कंजम्पशन पर कैपिटा देखो, हमारा कंजम्पशन फूड पर कैपिटा देखो, सब में हम भिखारी है और लास्ट रैंक में है। और ये जीडीपी हमारी पहले 5 लोगों के 5 देशों के, ये तो सिर्फ अंबानी अदानी की जीडीपी है, संपत्ति है ये जैसा। तो ये मैं आपसे एक चीज, सही बातें हम लोगों के सामने रख नहीं सकते या रखे नहीं जाती, इसलिए सब प्रॉब्लम है। जस्ट गोलसे पाटिल, आपसे एक क्लोजिंग स्टेट, ये जो बात महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं, और मैं एक चीज ऐड कर दूं, जो संजीव चड्ढा जी हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन, वो 19 फरवरी को रिटायर हुए, तो उनका 5 महीने का उनको एक्सटेंशन दे दिया गया। मतलब क्या एक आदमी जो एक्सटेंशन पे है वो इस तरह के निर्णय ले सकता है जहां पे कई हजार करोड़ रुपए की बात हो रही हो? जस्ट पाटिल, आपसे क्लोजिंग स्टेटमेंट। आप किसके राज में ये सवाल कर रहे हैं? यहाँ कुछ भी हो सकता है, मोदी है तो मुमकिन है। अभी आलोक जी बोले कि हम नई सरकार आएंगी तो इनकी इंक्वायरी होगी। नई सरकार आएंगी क्या? और नई सरकार आने के बाद इनको कारोबार करने देंगे क्या? हो ही नहीं सकता। दूसरी बात ऐसी है कि मैं आप सबसे सुना, अभी मेरा एक ही सवाल है आप सबको, क्योंकि आप सत्य हिंदी, वो 4 PM और ये आलोक जी सब जो काम कर रहे हैं, तो हमें अभी एक सोचना पड़ेगा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में 1,10,000 करोड़ का 19 में निवेश करने की उन्होंने भाषा करी थी, और वो पैसे कहाँ गए? उसमें 12,000 करोड़ तो गंगा मैया साफ करने के लिए गए, और बाकी सभी पैसे, ज्यादा से ज्यादा सब पैसे अडानी को गए। अभी अडानी डिब्बे में है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है अभी?
तो ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, यानी देश मुसीबत में है, परदेशी फाइनेंस कंपनियां मुसीबत में है, लेकिन मोदी मुसीबत में नहीं है, अदानी मुसीबत में नहीं है। तो ये जो रवैया है इनका, ये तो हम सबको, देश को डुबा रहा है। आपके प्राइवेट क्या बोले आपने, वो कौन सा फंड है आपका, और बाकी सबके जो थोड़े छोटे मोटे पैसे है, वो तो बात है, म्यूचुअल फंड, देश क्या, देश डूब गया, 100% डूब गया।